हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं मार्केट के एक और सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है मोनोपोली। जनरली आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड की है। जनरली उसमें एक वीडियो के अंदर मैंने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और दूसरी वीडियो के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में कंसेप्ट भी सिखाया और आपको प्रैक्टिस भी कराई है। बिल्कुल उसी तरह से आज की क्लास में बात मोनोपोली मार्केट की करूंगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे पीजीटी एग्जाम्स में, नेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं मोनोपोली मार्केट की फीचर्स क्या होती है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि मोनोपोली का मतलब ये रहता है जब बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सिर्फ एक ही सेलर हो, यानी कि एक ही प्रोड्यूसर हो, ये मोनोपोली हो जाती है। और मोनोपोली को नेचुरली भी देखा गया है बहुत सारी चीजों में, और इसको लीगली भी देखा गया कि सरकार के द्वारा इसको अधिकार दिया जाएगा तब वो मोनोपोली हो सकती है। या नेचुरली कोई चीज कहीं पर अवेलेबल हो, उसके अलावा और कहीं भी अवेलेबल ना हो, तब वहां पर उसकी भी मोनोपोली हो सकती है। सवाल ये कि जब कोई भी मोनोपोली होती है, याद रखिएगा, तो मोनोपोली के अंदर सबसे पहली शर्त यह है कि केवल एक विक्रेता रहता है। दूसरी बात यह है कि मोनोपोली के अंदर बायर्स की संख्या कितनी भी हो सकती है, उसको कोई रुकावट नहीं है। बायर की संख्या को लेकर कोई समस्या नहीं है, याद रखना। हाँ, सेलर को लेकर यह इशू है कि सेलर की संख्या तो हमेशा एक रहेगी। यहां पर यह भी कहा जाता है कि जब कोई वस्तु होगी उस मोनोपोली प्रोड्यूसर के पास, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, यानी उस जैसी कोई भी वस्तु या उसको रिप्लेस करने वाली कोई भी वस्तु वहां पर अवेलेबल नहीं होगी। यहां पर कोई भी फर्म एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है सर, एक ही फर्म है, ये अगर एक से ज्यादा हो गई तो फिर मोनोपोली नहीं रहेगा। एक ही फर्म है, वो एक ही रहेगी, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, यानी एग्जैक्टली वन होना चाहिए। यहां पर कंपटीशन नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि एक अकेली फर्म होगी, और जब एक अकेली कंपनी होगी तो वो किसी से कंपटीशन क्या करेगी? यहां पर एब्सेंस होगा कंपटीशन में। यहां पर फर्म और इंडस्ट्री सेम होंगे, एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि सर एक ही फर्म है एक इंडस्ट्री के अंदर, तो जो फर्म है वही अपने आप में एक इंडस्ट्री की भूमिका निभाएगी। फर्म और इंडस्ट्री का मतलब यहां पर एक ही से होगा। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, ओवर सप्लाई रहेगा, क्योंकि वो अकेली कंपनी है और वो जितना चाहे बाजार में उसकी सप्लाई कर सकती है, कोई और कंपनी है ही नहीं, तो पूरा का पूरा कंट्रोल सप्लाई पर उस मोनोपोली फर्म का रहेगा। यहां पर कीमत विभेद भी होती है, यानी एक ही सामान के अलग अलग लोगों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। यानी प्रोडक्ट एक ही है और लेकिन कीमत उसकी अलग अलग है। जैसे कि हम कहते हैं, बिजली का एग्जांपल लेते हैं, लाइट का। जब लाइट किसी को डोमेस्टिक पर्पस के लिए मिलती है तब उसके रेट अलग रहते हैं, जब वही लाइट किसी को कमर्शियल नेचर के लिए यूज करनी हो तो उसके रेट अलग रहते हैं, क्योंकि लाइट कंपनियों का अपने एरियाज में मोनोपोली होती है, उसके अलावा कोई लाइट सप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना है, जब बात हम ये कहते हैं कि मांग की लोच पर ये बात निर्भर करती है सर जनरली कि उसके प्राइस कितने होंगे, तो याद रखना कि जिसकी मांग की लोच ज्यादा है वहां प्राइस कम होता है। ये हमेशा याद रखना। लोच ज्यादा है अगर, तो इसका मतलब अगर आपने कीमत बढ़ाई तो वो इंसान उसको छोड़ देगा उस काम को करने से। जिस चीजों में मांग की लोच ज्यादा होगी वहां कीमत कम रखी जाती है, और जहां लोच कम होती है, यानी ग्राहक को खरीदना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता, वहां लोच कम होने की वजह से कीमत ज्यादा रखी जाती है। यानी अगर मैं ये कहूं कि कीमत डिपेंड किस पे करती है, तो आप कहोगे सर कीमत जो है वो डिपेंड करती है, कीमत जो है वो मांग की लोच पे डिपेंड करती है। और हमेशा याद रखना, लोच कम तो कीमत ज्यादा, कीमत कम तो लोच अधिक होनी चाहिए। यहां पर जो फर्म है वही अकेली है, वही कीमत को डिसाइड करती है। यहां पर याद रखिएगा, जो प्राइस है और जो एआर है ये तो ऑलवेज इक्वल होते हैं। एआर का मतलब एवरेज रेवेन्यू से होता है। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू जो हैं ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन यहां एआर जो है वो एमआर से, यानी मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा होगा। यानी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे एआर एमआर का, तब हमें याद रखना है इसके अंदर ऐसे बनेंगे, एक हमारा एआर होगा जनरली और एक हमारा एमआर होगा। तो या एआर जो होगा वो एमआर से बड़ा होगा। प्राइस और एआर तो हमेशा बराबर ही रहते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, क्योंकि जो एआर कर्व होता है इसको डिमांड कर्व कहते हैं, याद रखिएगा। जो एवरेज रेवेन्यू की लाइन है वही डिमांड लाइन भी होती है।
अगर AR डिमांड लाइन होता है तो इस हिसाब से तो इसका डिमांड कर्व नीचे की ओर बनेगा, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी 1 से कम होगी या उसको लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक भी कहते हैं। मैंने आपको बताया जब परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व बनते हैं यानी AR बनता सीधी रेखा, उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, उसकी परफेक्टली इलास्टिक होती है। यानी जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनता है, याद रखो, वो डाउनवर्ड शेप में बनता है लेकिन उसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, हाई इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक होती है। लेकिन जब ये मोनोपोली में बनता है तब इसकी जो डिमांड कर्व जो होगा उसकी लेस इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक यानी 1 से कम होगा। और याद रखना मोनोपोली में कोई सप्लाई कर्व नहीं होता, यह भी इंपॉर्टेंट है बात, मोनोपोली के अंदर सप्लाई कर्व नहीं बनता है। अब यहां पर इस पर बेस सवाल देखो आपके पास जब होंगे, उन सवालों को आपको याद रखना है। जैसे पहला सवाल पूछा गया, भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद किस बात पर निर्भर करती है, पूछा गया एग्जाम में है कि जो कीमत विभेद रहती है वो किस बात पर डिपेंड करती है। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि ये डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो कीमत कम, और इलास्टिसिटी कम है तो कीमत ज्यादा रखनी होगी। अगर कीमत विभेद है, याद रखना, तो यह बात ध्यान रखनी है कि जो दो प्रोडक्ट हैं 1 और 2, ए और बी, जो भी आप मान के चलें, एक्स या वाई मान लें, दोनों से जो रेवेन्यू मिलेगा वो अलग अलग की, कीमत अलग अलग है, रेवेन्यू दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन जो लागत है बनाने की वो तो सेम आएगी। भाई सामान सेम है, कीमत अलग अलग है उसकी, तो MR1 होगा, MR2 होगा, लेकिन MC तो एक ही रहेगा, वही 1 का होगा, वही 2 का होगा। MC1 और 2 नहीं हो सकते, MR1 MR2 हो सकते हैं सर यहां पर, क्योंकि यहां पर कीमत विभेद में वस्तु की कीमतें अलग होंगी। कीमत विभेद केवल तभी संभव है जब क्या होगा, तो आपने कहा कीमत विभेद तब ही संभव है जब मोनोपोली होगी, और मोनोपोली का मतलब है कि एक सेलर होगा, एक बेचने वाला होगा, सिर्फ तब ही पॉसिबल है मोनोपोली का होना, वरना पॉसिबल नहीं है। मोनोपोली के बारे में याद रखिएगा कि मोनोपोली इज ए प्राइस मेकर, क्योंकि मोनोपोली एक अकेला है, वही उद्योग है, वही फर्म है और वही कीमत का निर्धारक है, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे हाँ ये बात सही है कि एक अधिकार जो होता है यानी वो खुद ही कीमत निर्धारित करता है, लेकिन संतुलन में P और MC बराबर होते हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखना जब बाजार में संतुलन पढ़ा जाता है तो MC का MR के बराबर होना जरूरी है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर, तब संतुलन। प्राइस तो AR होता है, एवरेज रेवेन्यू, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आपने कहा सिर्फ एक बात सही है लेकिन दूसरी बात गलत है। कीमत विभेद क्यों करा जाता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? तो आप कहोगे सर इससे क्या होगा कि हमारी जो सेल्स है वो बढ़ेगी और उससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि हम एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट बढ़े, सेल्स बढ़े। तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कीमतों को विभेद रखा जाता है। एकाधिकार बाजार में अगर वस्तु की कीमत को कम रखा जाएगा जहां वस्तु की मांग की लोच क्या होगी, सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको यह बात सिखाई और समझाई अभी। अगर कीमत कम रखी जाएगी, लोच अगर ज्यादा है, और अगर कीमत ज्यादा रखी जाएगी, लोच यदि कम है, तो सवाल में पूछा कीमत को कम कब रखेंगे, मैंने कहा जब लोच ज्यादा होगी तब कीमत को कम रखना पड़ेगा, वरना ग्राहक उस काम को करना छोड़ देगा, खरीदना छोड़ देगा। कीमत को कम रखेगा जहां वस्तु की लोच अधिक होगी। कि एक अधिकारी कीमत क्या रखेगी जब बाजार की लोच अधिक होगी, सवाल वही है, घुमाकर पूछा। अगर लोच अधिक होगी तो कीमत क्या रखी जाएगी? अगर लोच अधिक होगी तो याद रखना कीमत कम रखी जाएगी, लो रखी जाएगी, नीचे रखी जाएगी, क्योंकि लोच ज्यादा हो अगर तो कीमत को कम रखा जाता है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था के अंदर केवल एक ही विक्रेता होता है? मैंने कहा जब बाजार में एक ही विक्रेता का कंसेप्ट हो, ओनली वन सेलर की बात हो, तो उसे मोनोपोली कहा जाता है, ओनली वन सेलर हो। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच जो होती है यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड रहती है वो कैसी रहती है? देखो क्रॉस का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में, जब वस्तु X का वस्तु Y के साथ कोई संबंध बनाया जाए
और आप कहेंगे एकाधिकार में तो सर कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं ना, एक ही होती है। जब वस्तु एक है तो वहां क्रॉस इलास्टिसिटी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वस्तु एक है, यानी इसका संबंध किसी और से बनेगा ही नहीं, और जब संबंध बनेगा ही नहीं तो उसको जीरो कहेंगे। याद रखो, एकाधिकार में एक वस्तु है, एक बेचने वाला है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए कोई क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं बन सकती, क्योंकि इसका मतलब होता है एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ। मैंने आपको बताया एकाधिकार में क्या होगा, एआर और एमआर के रिलेशन में। अगर परफेक्ट कंपटीशन आपने पढ़ा है तो आप क्या पढ़ते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एआर एमआर जो होते हैं वो बराबर होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट में। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या मोनोपोली हो, यहां पर हमेशा याद रखो एआर जो होगा वो एमआर से बड़ा होगा, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा होगा। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह के कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं कंप्लीटली, तो बैच मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास दो बैचेस हमारे पास हैं, एक पीजीटी का इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस बैच है स्पेसिफिकली, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो या भारत के किसी भी राज्य का हो, नेट के लिए हेल्प करेगा आपके पास। लेकिन अगर आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं चाहते हैं, तब आप मेरे साथ ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स स्पेशल 08 है ये बैच हमारा, और इसकी शुरुआत हो रही है 5 सितंबर से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसकी फीस है, जिसमें मैं आपको पूरा कंटेंट सिखाऊंगा 699, और जिसके अंदर आपको पूरी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, हाई लेवल प्रैक्टिस। इसकी फीस रहेगी 999 रुपीज। चलिए, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों को देख सकते हैं भाई। और आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी से लेकर आऊंगा ओलिगोपोली मार्केट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।